हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट नंबर 5 ऑफ योर चैप्टर। अभी स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, हर एक्टिविटी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, टू propel व्हीकल्स एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, कुकिंग के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ व्हीकल भी एनर्जी से ही प्रोपेल होते हैं, मीन्स चलते हैं। और इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स मशीनरी भी एनर्जी की सहायता से ही ड्राइव होती हैं, मीन्स चलती हैं। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, एनर्जी हम फ्यूल मिनरल से प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी से भी हमारे को एनर्जी मिलती है। फ्यूल मिनरल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? फ्यूल होता है ईंधन। जैसे फ्यूल मिनरल्स के एग्जांपल हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और यूरेनियम। तो ये सभी फ्यूल मिनरल्स हैं स्टूडेंट्स, और इनसे हमें एनर्जी मिलती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी से भी हमारे को एनर्जी मिलती है। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। स्टूडेंट्स, एनर्जी के रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, मीन्स बांट सकते हैं। एक तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं तथा दूसरे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जिनका यूज हम काफ़ी पुराने टाइम से कर रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनका यूज़ हमने कुछ ही टाइम पहले करना शुरू किया है। Conventional sources include firewood, cattle dung cake, coal, petroleum, natural gas and electricity, both hydel and thermal. Students, firewood, cattle dung cake, coal, petroleum, natural gas और electricity, ये सारे conventional sources of energy के parts हैं। कैटल डंग केक होता है स्टूडेंट, कैटल के डंग से मीन उसके गोबर से जो केक बनता है या जो उपले बनते हैं उनको ही कैटल डंग केक कहते हैं। इसके साथ साथ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ही पार्ट हैं। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है स्टूडेंट्स, एक हाइडल और दूसरी थर्मल। हाइडल इलेक्ट्रिसिटी हम रिवर्स पे डैम बना करके टरबाइन चला करके पैदा करते हैं, और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के थ्रू पैदा करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जांपल हैं सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, आगे आप एक एक करके इन सभी एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। स्टूडेंट्स, हमारे रूरल इंडिया में मीन्स विलेजेस में दो एनर्जी के मुख्य सोर्स हैं, एक फायरवुड और दूसरा कैटल डंग केक। फायरवुड तो हो गया स्टूडेंट्स जो लकड़ी होती है फॉरेस्ट से या दूसरी जगहों से मिलती है, और कैटल डंग केक के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैटल के डंग से मीन्स उसके गोबर से जो उपले बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं कैटल डंग केक। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड्स इज मेट बाई दीज टू। कंटिन्यूएशन of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. Students, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, एक अनुमान के अनुसार
हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं जो, वो अपनी 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए इन दो चीज़ों पे ही डिपेंड रहते हैं। कौन सी दो चीज़ें? एक फायरवुड और दूसरा कैटल डंग केक। लेकिन स्टूडेंट्स, अब इनका इस्तेमाल रूरल हाउस होल्ड्स काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो एक बार फिर बताता हूँ स्टूडेंट्स, अपने 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए रूरल हाउस होल्ड्स किस पे डिपेंड हैं? फायरवुड और कैटल डंग केक पे। और कंटिन्यू इस एनर्जी के सोर्स को वो बना के नहीं रख सकते। मीन्स जो फायरवुड है उसका वो लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल करना उनके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो रहा है। मोरओवर, यूजिंग डंग केक टू इज़ बीइंग discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture. स्टूडेंट्स, मोरओवर मीन इसके साथ ही कैटल डंग केक के यूज़ को भी डिस्करेज किया जा रहा है। मीन्स उसके यूज़ को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जब हम कैटल डंग केक को जलाते हैं तो उसके साथ साथ बहुत ही वैल्यूएबल मैन्यूर मीन्स जो गोबर की खाद है वो भी जल जाती है, और ये गोबर की खाद एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी भी दोनों टाइप की, थर्मल भी और उसके साथ साथ में हाइडल भी। तो स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है कोल। इन इंडिया, कोल इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। स्टूडेंट्स, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलने वाला फॉसिल फ्यूल यदि कोई है तो वो है कोल। एबंडेंटली होता है स्टूडेंट्स, प्रचुर मात्रा में या भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला। और फॉसिल फ्यूल होते हैं स्टूडेंट्स कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इट प्रोवाइड्स ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड। स्टूडेंट्स, कोल इंडिया की या हमारे नेशन की एनर्जी नीड्स का बहुत ही सब्सटेंशियल पार्ट प्रोड्यूस करता है। सब्सटेंशियल होता है स्टूडेंट्स, काफ़ी बड़ा पार्ट एनर्जी का ये देता है इंडिया की एनर्जी में। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। स्टूडेंट्स, कोल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो पावर जनरेशन में, दूसरा इंडस्ट्री को एनर्जी सप्लाई करने में, और तीसरा डोमेस्टिक नीड्स में मीन्स घरेलू ज़रूरतों में। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। स्टूडेंट्स, अपने कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए इंडिया काफ़ी हद तक कोल पे डिपेंड है। मीन्स इंडिया की कमर्शियल एनर्जी नीड्स का बहुत ही बड़ा पार्ट कोल से मिलता है। कमर्शियल एनर्जी नीड्स होते हैं स्टूडेंट्स बिजनेस से संबंधित नीड्स। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट कोल इज फॉर्म्ड ड्यू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ऑलरेडी अवेयर हैं मीन्स पहले ही जागरूक हैं कि कोल का निर्माण प्लांट मटेरियल के लाखों साल पहले ज़मीन के नीचे कंप्रेस होने से हुआ था। स्टूडेंट्स, प्लांट मटेरियल या प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों साल पहले ज़मीन के नीचे कंप्रेस हो गए थे मीन्स दब गए थे, और वही बाद में कोल में कन्वर्ट हुए थे। कोल देयरफॉर इज़ फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड डेप्थ एंड टाइम ऑफ बेरियल। स्टूडेंट्स, जो कोल है वो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में फाउंड होता है
मीन्स अनेक रूपों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स कोल का अनेक रूपों में पाया जाना 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक चीज़ है स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ कंप्रेशन, मीन्स दबाव की मात्रा। कंप्रेशन मीन दबाव, डिग्री मात्रा। स्टूडेंट्स कुछ पेड़ पौधों के अवशेष या प्लांट मटेरियल ज़्यादा दबाव में थे, कंप्रेशन में थे, उनके ऊपर दबाव की मात्रा ज़्यादा थी, तो वो पहले कोल में कन्वर्ट हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ प्लांट मटेरियल पे कंप्रेशन की डिग्री थोड़ी कम थी, मीन्स दबाव थोड़ा कम था, वो बाद में कोल में कन्वर्ट हुए। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो दूसरी चीज़ कोल की वैरायटी को आपके प्रभावित करती है वो है स्टूडेंट्स डेप्थ। कुछ प्लांट मटेरियल ज़्यादा डेप्थ में दबे थे, मीन्स गहराई में दबे थे, वो जल्दी कोल में कन्वर्ट हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ प्लांट मटेरियल कम गहराई में दबे थे, वो बाद में कोल में कन्वर्ट हुए। उसके बाद तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स जो कोल की वैरायटी को प्रभावित करता है वो है स्टूडेंट्स टाइम ऑफ बेरियल। बेरियल होता है स्टूडेंट्स आपकी किसी चीज़ का ज़मीन के नीचे दफन हो जाना, उसको बोलते हैं बेरियल। और टाइम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अलग अलग प्लांट मटेरियल बेरियल हुए। कुछ प्लांट मटेरियल पहले बेरियल हो गए थे तो वो जल्दी कोल में कन्वर्ट हो गए, और कुछ प्लांट मटेरियल स्टूडेंट्स थोड़े से कम टाइम पहले बेरियल हुए तो वो बाद में कोल में कन्वर्ट हुए। स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ते हैं कोल के टाइप्स के बारे में। स्टूडेंट्स क्वालिटी के बेस पे और ग्रेड के बेस पे 4 टाइप का कोल होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट। सबसे जो लो ग्रेड या लो क्वालिटी का कोल होता है स्टूडेंट्स वो होता है पीट। देखते हैं पीट बना कैसे और इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। डिकेइंग प्लांट्स इन स्वाम्प्स प्रोड्यूस्ड पीट। स्टूडेंट्स पीट कोल का निर्माण कैसे हुआ? पीट कोल का निर्माण हुआ था स्वाम्प एरिया में, मीन्स दलदली एरिया में हुआ था। जब दलदली एरिया में स्टूडेंट्स प्लांट्स डिके हो गए थे या दब गए थे तो फिर वो प्लांट्स बाद में पीट कोल में कन्वर्ट हो गए। तो ये कैसे बना स्टूडेंट्स? प्लांट्स दलदली एरिया में दब गए थे या डिके हो गए थे, उसी से पीट कोल का निर्माण हुआ। विच हैज़ ए लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट्स एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। स्टूडेंट्स पीट कोले में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? स्टूडेंट इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ही कम होता है और मॉइस्चर भी इसमें ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी कम है। तो स्टूडेंट्स कार्बन, मॉइस्चर और हीटिंग कैपेसिटी ये किसी भी कोयले की क्वालिटी को दिखाती हैं, लेकिन पीट कोयले में लो कार्बन है। जिस कोयले में लो कार्बन होगा उसकी क्वालिटी लो होगी। स्टूडेंट्स स्वाम्पी एरिया में ये बना है कोल, तो इसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा है और हीट को भी ये कम एब्सॉर्ब करता है, मीन्स इसकी हीटिंग कैपेसिटी या जलने की प्रक्रिया भी कम है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही लो क्वालिटी का कोल है पीट। लिग्नाइट इज़ ए लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज़ सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। स्टूडेंट्स पीट के बाद हम दूसरे कोल के बारे में पढ़ते हैं और वो है लिग्नाइट। स्टूडेंट्स लिग्नाइट एक लो ग्रेड ब्राउन कोल है, मीन्स इसका कलर ब्राउन होता है और ये भी पीट की तरह एक लो ग्रेड कोल है। विच इज़ सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। स्टूडेंट्स ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और इसके साथ साथ इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट भी है। तो पीट की तरह इसमें भी आपके मॉइस्चर ज़्यादा है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन
नेवेली इन तमिलनाडु एंड आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में लिग्नाइट कोल के जो प्रिंसिपल रिजर्व्स हैं, मीन्स मुख्य भंडार हैं, वो तमिलनाडु के नेवेली में है। और स्टूडेंट्स, इस कोल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है, मीन्स बिजली पैदा करने में किया जाता है। कोल दैट हैज़ बीन buried deep and subjected to increased temperatures is bituminous coal। स्टूडेंट्स, बिटुमिनस कोल की दो खास बातें हैं। एक तो ये buried deep है, मीन्स बहुत ही गहराई में दबा हुआ है, और दूसरा ये इंक्रीज्ड टेम्परेचर के सब्जेक्टेड है, मीन्स अत्यधिक तापमान में ये पाया जाता है या उससे प्रभावित है। सब्जेक्टेड मीन प्रभावित होना, इंक्रीज्ड अत्यधिक। क्योंकि स्टूडेंट्स जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो पहले ही लिख रखा है कि ये बैरिड डीप है, मीन्स गहराई में दबा हुआ कोल है ये, और जब ये गहराई में दबा हुआ है तो डेफिनेटली ये टेम्परेचर से प्रभावित होगा। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज। स्टूडेंट, कमर्शियल यूज में, इंडस्ट्री में जो कोल यूज होता है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? बिटुमिनस कोल। तो सबसे पॉपुलर कोल यदि कमर्शियल यूज के लिए कोई है तो वो है बिटुमिनस कोल। कमर्शियल मीन स्टूडेंट्स बिजनेस के पर्पज़ से जो चीज़ यूज की जाए, तो बिटुमिनस कोल बहुत ही पॉपुलर है कमर्शियल यूज के लिए, मीन्स बिजनेस में। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल which has a special value for smelting iron in blast furnaces। स्टूडेंट्स, हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल जो होता है उसको मेटलर्जिकल कोल भी कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इस कोल के अंदर वो स्पेशल वैल्यू है जो कि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री को चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स हम किसी भी ओर में से कोई मेटल निकालते हैं तो वो प्रोसेस कहाँ पे होती है? वो होती है स्टूडेंट्स मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में। और जब स्टूडेंट्स हम किसी भी ओर से कोई मेटल या मिनरल निकालते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स कोल की ज़रूरत होती है। और यदि स्टूडेंट्स कोल की बात की जाए मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में, तो सबसे इम्पोर्टेंट कोल कौन सा है? बिटुमिनस कोल। स्टूडेंट्स, इस कोल के अंदर वो स्पेशल वैल्यू है कि ये ब्लास्ट फर्नेसिस में यूज होता है। और ब्लास्ट फर्नेसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? आयरन ओर को स्मेल्ट किया जाता है, मीन्स पिघलाया जाता है, और फिर उससे आयरन निकाला जाता है। और आयरन निकालने के बाद स्टूडेंट्स उसको फिर पिघलाया जाता है और उसे अनेक रूपों में ढाला जाता है। एंथ्रेसाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। स्टूडेंट्स, एंथ्रेसाइट हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल है। ये सबसे बेस्ट किस्म का कोल भी है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जिस कोल में कार्बन कंटेंट अच्छा होगा, कम मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर में नमी कम होगी, तो वही कोल सबसे अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा कोल कौन सा है? एंथ्रेसाइट। इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, नेमली गोंडवाना ए लिटल ओवर 200 million years in age and in tertiary deposits which are only about 55 million years old। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में कोल दो अलग अलग जियोलॉजिकल एजेस के दौरान बनी चट्टानों में पाया जाता है। एक तो स्टूडेंट्स जो रॉक या चट्टान बनी गोंडवाना एज के दौरान, और दूसरी रॉक या चट्टान स्टूडेंट्स बनी टर्सरी एज के दौरान। स्टूडेंट्स, गोंडवाना एज के दौरान जो चट्टानें बनी और उनमें जो कोल पाया जाता है वो कोल 200 मिलियन ईयर्स पुराना है। और स्टूडेंट्स, टर्सरी एज के दौरान
जो चट्टानें बनी या रॉक्स बनी और उन रॉक्स में जो कोल पाया जाता है वो स्टूडेंट्स 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो जियोलॉजिकल एजेस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? जियोलॉजिकल एजेस अर्थ के बनने की एज को कहते हैं, क्योंकि अर्थ का फॉर्मेशन अलग अलग एजेस में हुआ और अर्थ पे अलग अलग एजेस में अलग अलग डेवलपमेंट हुए, तो उन्हीं एजेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जियोलॉजिकल एजेस। लाखों सालों के जो समूह होते हैं उनको एज बोलते हैं। तो अर्थ पे कई तरह की जियोलॉजिकल एजेस हुई हैं, जैसे गोंडवाना एज, ट्रसरी एज, जुरासिक एज। तो गोंडवाना एज में और ट्रसरी एज में तो आप देख सकते हैं कोल बना है, और जुरासिक एज में स्टूडेंट्स डायनासोर पाया जाता था। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो आर इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स। स्टूडेंट्स, गोंडवाना एज की रॉक्स में जो कोल पाया जाता है वो मेटलर्जिकल कोल है। मेटलर्जिकल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में काम आता है। मीन्स जैसे हम ओर में से मेटल निकालते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, तो वो काम कौन सी इंडस्ट्री में होता है? मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट्स, गोंडवाना एज की रॉक्स में जो कोल मिलता है वो कौन सा है? मेटलर्जिकल कोल। और इसके रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, इसके भंडार कहाँ पे हैं हमारी कंट्री में? एक तो दामोदर वैली में, जो दामोदर रिवर है उसकी घाटी में भी ये कोल पाया जाता है। और दामोदर वैली कहाँ पे है स्टूडेंट्स? वेस्ट बंगाल और झारखंड में। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, गोंडवाना एज की रॉक्स में पाया जाने वाला जो कोल है वो झरिया, रानीगंज और बोकारो में भी मिलता है। स्टूडेंट्स, झरिया झारखंड में है, बोकारो भी झारखंड में है और रानीगंज है वेस्ट बंगाल में। द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज आर कंटेन कोल डिपॉजिट्स। स्टूडेंट्स, गोंडवाना एज का कोल गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा रिवर की वैलीज में भी पाया जाता है। स्टूडेंट्स, गोदावरी रिवर साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। आपने पिछली बार ड्रेनेज का चैप्टर पढ़ा था क्लास 9th में। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं गोदावरी रिवर को। और गोदावरी रिवर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में से बहती है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस रिवर का जो सबसे ज़्यादा बेसिन है, या ये जो रिवर सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है वो महाराष्ट्र में करती है, लगभग 50%। स्टूडेंट्स, महानदी रिवर की वैली में भी ये गोंडवाना एज का कोल मिलता है। महानदी रिवर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है और महानदी रिवर के ऊपर उड़ीसा में हीराकुड डैम भी बना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, वर्धा रिवर भी आपके है ना काफ़ी, वर्धा रिवर की वैली भी काफ़ी फेमस है इस कोल के लिए, गोंडवाना एज के कोल के लिए। वर्धा रिवर स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में से फ्लो होती है, लेकिन इसका मेन बेस महाराष्ट्र में है। तो आप देख सकते हैं कि गोंडवाना एज का कोल कहाँ पे मिलता है। स्टूडेंट्स, गोंडवाना एज का कोल सोन रिवर की वैली में भी मिलता है। सोन रिवर एमपी से निकलती है, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में से ये फ्लो होती है और बिहार में पटना के नज़दीक ये गंगा में मिल जाती है। टर्शरी कोल्स अक्कर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं टर्शरी एज के दौरान बनने वाले कोल की। तो टर्शरी एज का कोल स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है और वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। रिमेंबर, कोल इज ए बल्की मटेरियल विच लूजेज वेट ऑन यूज एज इट इज़ रिड्यूस टू एस। स्टूडेंट्स, आपको इस चीज़ को रिमेंबर रखना होगा कि कोल एक बल्की मटेरियल है, मीन्स भारी पदार्थ है, और कोल को जब यूज़ किया जाता है या जलाया जाता है तो इसका वेट लूज हो जाता है, मीन्स वेट इसका कम हो जाता है और ये राख में बदल जाता है।
Hence, heavy industries and thermal power stations are located on और नियर द कोल फील्ड्स। इसी वजह से स्टूडेंट्स हैवी इंडस्ट्री कोल फील्ड वाली जगह पे या कोल फील्ड के नज़दीक ही बनाई जाती हैं, और थर्मल पावर प्लांट भी कोल फील्ड के नज़दीक या कोल फील्ड वाली जगह पे ही बनाए जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कोल एक बल्कि मटेरियल है, इसको लाने में और ले जाने में काफ़ी खर्च होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता स्टूडेंट कि जो थर्मल एनर्जी है वो किसके इस्तेमाल से पैदा होती है, तो थर्मल एनर्जी में कोल का इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज़ द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल भी कहते हैं, और पेट्रोलियम हमारे कंट्री में कोल के बाद यूज होने वाला दूसरा महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स है। हमारे कंट्री में सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स है कोल, और स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे आता है पेट्रोलियम। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये हमारे को फ्यूल प्रोवाइड करवाता है, और उस फ्यूल से हमारे को हीट और लाइटिंग मिलती है, मीन्स रोशनी और ऊर्जा मिलती है। लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से लुब्रिकेंट्स भी बनते हैं, मीन्स लुब्रिकेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स मशीनरी में चिकनाई देने के लिए जो एक चिकना गाढ़ा पदार्थ यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स लुब्रिकेंट्स। हिंदी में इसको स्नेहक भी कह देते हैं। एंड रॉ मटेरियल फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम अनेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी देता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो होती हैं स्टूडेंट्स जो अनेक चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या उनका निर्माण करती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए नोडल इंडस्ट्री का काम करती हैं। स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज वो होती हैं जहाँ पे पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है और उसमें से दूसरे जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम को शुद्ध करने के बाद उसमें से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और भी दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज स्टूडेंट्स दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए नोडल इंडस्ट्री का काम करती हैं। नोडल इंडस्ट्री होती हैं स्टूडेंट्स प्रमुख या प्रधान। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री या रिफाइनरीज दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए नोडल इंडस्ट्री का काम करती हैं, मीन्स प्रमुख इंडस्ट्री का काम करती हैं, क्योंकि पेट्रोलियम रिफाइनरीज दूसरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करती हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं स्टूडेंट्स ये? जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र और भी बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक टेक्सटाइल स्टूडेंट्स ये आर्टिफिशियल टेक्सटाइल होता है। जैसे हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं वो तो नेचुरल फाइबर से बनता है, लेकिन सिंथेटिक टेक्सटाइल स्टूडेंट्स ये आर्टिफिशियल फाइबर से बनता है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अक्रेंसेज इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशंस ऑफ द ट्रशरी एज। स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में जितने भी पेट्रोलियम के अक्रेंसेज हैं, मीन्स पेट्रोलियम के जितने भी भंडार हैं, वो भंडार ट्रशरी एज के दौरान बनी रॉक्स के एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कोल हमारे कंट्री में मिलता है
गोंडवाना एज की रॉक्स में और उसके साथ साथ टर्शरी एज की रॉक्स में। लेकिन स्टूडेंट्स जो पेट्रोलियम है वो हमारे कंट्री में टर्शरी एज की रॉक्स में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये कि कोल कौन कौन सी एज की चट्टानों में मिलता है, गोंडवाना और टर्शरी। लेकिन पेट्रोलियम किस एज की रॉक्स में मिलता है, वो मिलता है स्टूडेंट्स टर्शरी एज की रॉक्स में। और टर्शरी एज की रॉक्स में जो एंटीक्लाइन और जो फोल्ट ट्रैप बने हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं में पेट्रोलियम पाया जाता है। स्टूडेंट्स एंटीक्लाइन क्या होता है, एक गुंबद होता है। जैसे ताजमहल को आप सबसे ऊपर से देखिए, एक माइंड में इमेज बनाइए, तो जो ताजमहल के ऊपर जो गुंबद है, ऊंचा उठा हुआ भाग है जो सबसे ऊपर, उसी को एंटीक्लाइन बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसको हम डोम भी कह देते हैं। तो टर्शरी एज के दौरान जो चट्टानें बनी स्टूडेंट्स, उन चट्टानों में कुछ फोल्ड बन गए, मीन्स कुछ बल पड़ गए, और वही फोल्ड ऊपर की तरफ उठ गए, और उन ऊपर की तरफ उठे हुए फोल्ड्स को एंटीक्लाइंस कहते हैं स्टूडेंट्स। और उन्हीं एंटीक्लाइंस के अंदर क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, जो टर्शरी एज के दौरान एंटीक्लाइन बने। और टर्शरी एज के दौरान ही स्टूडेंट्स जो रॉक्स में फोल्ड ट्रैप बने, उनमें भी ये ऑयल मिलता है। फोल्ड ट्रैप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब दो रॉक्स के बीच में एक फोल्ट आ जाता है, दरार आ जाता है, मीन्स दरार आ जाती है, और उस दरार में जब ऑयल फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, तो उन्हीं को बोलते हैं फोल्ट ट्रैप। इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइंस और डोम्स इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड। स्टूडेंट्स जिन रीजन में फोल्ड एंटीक्लाइंस डोम्स या अपफोल्ड पाए जाते हैं, उन रीजन्स में ऑयल इन अपफोल्ड डोम्स या एंटीक्लाइंस के क्रेस्ट में फंस जाता है, मीन्स चोटी में फंस जाता है। स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको ताजमहल का एग्जांपल दिया था कि ताजमहल का ऊपर वाला हिस्सा गुंबद जैसा है, तो स्टूडेंट्स टर्शरी एज के दौरान जो रॉक्स बनी और उन रॉक्स में फोल्ड आ गए, मीन वल पड़ गए, वो फोल्ड हो गई, या उनमें गुंबद बन गए, गुंबद को हम एंटीक्लाइन डोम या अपफोल्ड भी कह देंगे। तो इन्हीं एंटीक्लाइन डोम्स या अपफोल्ड के क्रेस्ट में ऑयल बन गया, और ये स्टूडेंट्स जो ऑयल बना, ये टर्शरी एज के दौरान बना। द ऑयल बेरिंग लेयर is a porous limestone or sandstone through which oil may flow. स्टूडेंट्स टर्शरी एज की रॉक्स में जो डोम्स एंटीक्लाइन या अपफोल्ड बने, उन्हीं में ऑयल पाया जाता है, मीन्स टर्शरी एज के दौरान बनी चट्टानों में ही ऑयल मिलता है। स्टूडेंट्स इन डोम्स एंटीक्लाइंस या अपफोल्ड में कुछ ऑयल बेरिंग लेयर होती हैं। ऑयल बेरिंग लेयर्स उन्हीं को बोलते हैं स्टूडेंट्स जिन लेयर्स में ऑयल पाया जाता है। तो इन एंटीक्लाइंस में जो ऑयल बेरिंग लेयर होती हैं स्टूडेंट्स, वो पोरस होती हैं। पोरस कौन सी होती हैं, जिनमें से तेल रिस सकता है। और ये पोरस लेयर किससे मिलकर बनी होती हैं स्टूडेंट्स, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से। और ये पोरस लेयर स्टूडेंट्स तेल को ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देती, मीन्स इनमें से ऑयल परकुलेट हो सकता है, रिस सकता है, ऊपर या नीचे जा सकता है। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर्स। स्टूडेंट्स लेकिन नेचर ने, प्रकृति ने बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है ऑयल को प्रोटेक्शन देने का। नेचर ने पोरस लेयर के ऊपर भी और उसके नीचे भी नॉन पोरस लेयर बना दी है। स्टूडेंट्स नॉन पोरस लेयर्स में से ऑयल परकुलेट नहीं होता, मीन्स रिश्ता नहीं। ये ऑयल को प्रोटेक्शन देती हैं और उसको बहने नहीं देती, रिसने नहीं देती। ना ही तो
नॉन पोरस लेयर ऑयल को राइजिंग ऊपर की तरफ रिसने देती हैं, ना ही सिंकिंग नीचे की तरफ डूबने देती हैं। मीन्स ये ऑयल को प्रोटेक्शन करती हैं। आप समझ सकते हैं कि पोरस लेयर के ऊपर भी नॉन पोरस और नीचे भी नॉन पोरस, तेल को प्रोटेक्शन देने के लिए। पेट्रोलियम इज आल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में बने फॉल्ट ट्रैप्स में भी पाया जाता है। स्टूडेंट्स, पोरस लेयर वो होती हैं जिनमें से तेल रिस जाता है या परकुलेट हो जाता है, और नॉन पोरस लेयर्स में से तेल नहीं रिसता। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों रॉक्स के बीच में भी कुछ फॉल्ट ट्रैप बन जाते हैं, वहाँ पे भी पेट्रोलियम पाया जाता है। फॉल्ट ट्रैप क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब दो रॉक्स के बीच में या टू टाइप्स की रॉक्स के बीच में कोई दरार बन जाती है, एक फॉल्ट बन जाता है और उसमें कोई चीज़ ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, तो उसको बोलते हैं फॉल्ट ट्रैप। तो पोरस और नॉन पोरस लेयर में पाए जाने वाले फॉल्ट ट्रैप्स में भी ऑयल मिलता है, मीन्स पेट्रोलियम मिलता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ट्रशरी एज के दौरान जो रॉक्स बनी, उन्हीं रॉक्स में पाए जाने वाले एंटीक्लाइंस, डोम्स या फोल्ड के अंदर ऑयल मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करवाता हूँ। मैं एक शेप बनाता हूँ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये। तो स्टूडेंट्स, जो ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा है ये एंटीक्लाइन होता है, एंटीक्लाइन, और नीचे वाले हिस्से को हम बोलेंगे सिंक्लाइन। तो एंटीक्लाइन को स्टूडेंट्स हम डोम भी कह सकते हैं। डोम के साथ साथ स्टूडेंट्स हम इसको अप फोल्ड भी बोल सकते हैं। अप फोल्ड क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? क्योंकि ऊपर की तरफ फोल्ड है। तो स्टूडेंट्स, इस एंटीक्लाइन के क्रेस्ट में, क्रेस्ट क्या होती है? चोटी। इस एंटीक्लाइन के क्रेस्ट के अंदर ही क्या मिलता है? ऑयल मिलता है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, ऑयल के ऊपर भी कौन सी लेयर होती हैं? नॉन पोरस, क्योंकि ऊपर ऑयल छिलके ना या मीन्स आपके रिसे ना। और नीचे भी कौन सी लेयर होती हैं इसके? नॉन पोरस, क्योंकि ये नॉन पोरस लेयर ऑयल को परकुलेट नहीं होने देती, मीन्स ऑयल को रिसने नहीं देती। और बीच में होती हैं स्टूडेंट्स पोरस लेयर, और इन्हीं में क्या मिलता है? ऑयल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबाउ द ऑयल। स्टूडेंट्स, गैस हल्की होती है और ये ऑयल के ऊपर पाई जाती है। अबाउट 63% ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम मुंबई हाई, 18% फ्रॉम गुजरात एंड 16% फ्रॉम असम। स्टूडेंट्स, इंडिया में ऑयल मेनली रूप से 3 जगहों पे मिलता है। एक मुंबई हाई, दूसरा गुजरात तथा तीसरा असम। स्टूडेंट्स, इंडिया का सबसे ज़्यादा ऑयल मुंबई हाई प्रोड्यूस करता है, लगभग 63%। स्टूडेंट्स, मुंबई हाई क्या है? ये समुद्र में लोकेटेड एक ऑयल फील्ड है, और मुंबई हाई स्टूडेंट्स एक ऑफशोर ऑयल फील्ड है। ऑफशोर का मीनिंग होता है कि जो चीज़ समुद्र में होती है लेकिन ज़मीन से ज़्यादा दूर नहीं होती, उसको बोलते हैं ऑफशोर। तो मुंबई हाई स्टूडेंट्स इंडिया का ऑफशोर ऑयल फील्ड है, और ये मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है। और इंडिया का सबसे ज़्यादा ऑयल मुंबई हाई ही प्रोड्यूस करता है। और स्टूडेंट्स, इंडिया का 18% ऑयल गुजरात प्रोड्यूस करता है और 16% असम। फ्रॉम द मैप लोकेट द 3 मेजर ऑफशोर फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। स्टूडेंट्स, आपको मैप में से वेस्टर्न इंडिया की 3 मेजर ऑफशोर ऑयल फील्ड को खोजना है। स्टूडेंट्स, मैप की वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि वेस्टर्न इंडिया की 3 मेजर ऑफशोर ऑयल फील्ड कौन सी हैं। एक तो मुंबई हाई स्टूडेंट्स, दूसरी मुंबई हाई के साउथ में बस्सिन, और तीसरी गुजरात में अंकलेश्वर। अंकलेश्वर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। स्टूडेंट्स, गुजरात की सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड है अंकलेश्वर।
असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? असम। डिगबोई, नाहरकटिया एंड मोरन हुगरीगंज आर द इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट। स्टूडेंट्स, असम की इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन हुगरीगंज। स्टूडेंट्स, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसिंग क्षेत्र इंडिया का कौन सा है? मुंबई। अंकलेश्वर कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में। और असम की सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड कौन सी है? डिगबोई। और इंडिया का सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? असम। स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ते हैं तीसरे एनर्जी रिसोर्स के बारे में, मीन्स नेचुरल गैस। स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस इज एन इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस एक इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है और ये पेट्रोलियम के साथ भी मिल सकता है और नहीं भी। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही क्लीन एनर्जी रिसोर्स है क्योंकि इससे किसी भी टाइप का पोल्यूशन नहीं होता और पेट्रोलियम के साथ भी मिलती है नेचुरल गैस और उससे परे भी। इट इज़ देयरफॉर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये एनर्जी का सोर्स होने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में एक रॉ मटेरियल का काम भी करता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? जब हम रिफाइनरी के अंदर पेट्रोलियम को शुद्ध करके, मीन्स रिफाइन करके उससे दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या और बहुत सी चीज़ें, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जैसे हरियाणा के पानीपत में है, पंजाब के भटिंडा में है। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस एंड इज देयरफॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी। स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस एक इको फ्रेंडली फ्यूल भी माना जाता है, मीन्स एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली संसाधन भी या ईंधन भी ये माना जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस जब जलाई जाती है तो इसमें बहुत ही कम कार्बन इमिशन होता है, मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम छोड़ती है और इन्वायरमेंट को भी बहुत ही कम नुकसान करती है। और नेचुरल गैस को स्टूडेंट्स प्रेजेंट सेंचुरी का फ्यूल या ईंधन भी कहा जाता है। लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस के बहुत ही बड़े रिजर्व, मीन्स बहुत ही बड़े भंडार कृष्णा गोदावरी रिवर्स के बेसिन में भी मिले हैं। बेसिन क्या होता है स्टूडेंट? किसी भी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा कवर किए गए एरिया को बेसिन कहते हैं। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी स्टूडेंट्स बहुत ही बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले हैं, मीन्स भंडार मिले हैं। अलोंग द वेस्ट कोस्ट द रिजर्व्स ऑफ द मुंबई हाई एंड अलाइड फील्ड्स आर सप्लीमेंटेड बाय फाइंड्स इन द गल्फ ऑफ कैम्बे। स्टूडेंट्स, वेस्ट कोस्ट में गैस के भंडार एक तो मुंबई हाई में मिलते हैं और मुंबई हाई के साथ जितनी भी जुड़ी हुई ऑयल फील्ड हैं, मीन्स अलाइड ऑयल फील्ड हैं, वहाँ पे भी गैस के भंडार मिलते हैं। जैसे मुंबई हाई के साथ में बसिन जुड़ा हुआ है। और स्टूडेंट्स, यदि कमी रह जाती है गैस की फिर भी, तो उसको गल्फ ऑफ कैम्बे में पाए जाने वाले गैस के भंडारों के द्वारा पूरा कर दिया जाता है। तो मुंबई हाई और उसके साथ जुड़ी हुई फील्ड्स में जो गैस मिलती है, उस गैस को बढ़ाने का काम या उसे सप्लीमेंट करने का काम कौन सी गैस फील्ड करती है? गुजरात की गल्फ ऑफ कैम्बे में पाई जाने वाली गैस फील्ड। तो गल्फ ऑफ कैम्बे स्टूडेंट्स गुजरात में है, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे को। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ऑल्सो important areas having large reserves of natural gas
और स्टूडेंट्स जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पे भी गैस के लार्ज रिजर्व मिले हैं, मीन्स भंडार मिले हैं। 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बसिन with the fertilizer, power and industrial complexes in western and northern India। स्टूडेंट्स गैस की एक जगह से दूसरी जगह आपूर्ति करने के लिए एक बहुत ही बड़ी पाइपलाइन बनाई गई है और ये पाइपलाइन स्टूडेंट्स 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। स्टूडेंट्स ये पाइपलाइन गुजरात के हजीरा से शुरू होकर के और जगदीशपुर तक जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और भी इसकी कई ब्रांचेज दूसरी जगहों पे जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है कंट्री की। ये क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है क्योंकि ये कंट्री के बहुत ही बड़े पार्ट को क्रॉस करती है, कई स्टेट से होकर गुजरती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स इसको क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कहते हैं। हजीरा स्टूडेंट्स गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। तो स्टूडेंट्स HVJ पाइपलाइन इसका नाम है अगर हम एब्रीवेशन करें तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन की टोटल लेंथ 1700 किलोमीटर है और ये क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है। स्टूडेंट्स ये मुंबई हाई और बसिन जो कि गैस के बहुत ही बड़े एरिया हैं उनको नॉर्थ इंडिया के फर्टिलाइज़र, पावर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से जोड़ती है, साथ में वेस्टर्न इंडिया के स्टूडेंट्स। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन मुंबई हाई बसिन जैसे गैस क्षेत्रों को नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के जो फर्टिलाइज़र एरिया हैं, पावर आपके जो जनरेट करने वाले एरिया हैं और इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं उनको जोड़ती है स्टूडेंट्स। ये दिस artery has provided an impetus to India's gas production। स्टूडेंट्स हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन एक आर्टरी का काम करती है, मीन एक धमनी का काम करती है जो कि कंट्री के गैस प्रोडक्शन को इम्पटस देती है, मीन्स गति देती है। स्टूडेंट्स जिस तरीके से आर्टरी हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करती है उसी तरीके से हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन भी एक आर्टरी का ही काम करती है और कंट्री के बहुत बड़े पार्ट में गैस की सप्लाई करने का ये पाइपलाइन काम करती है। इम्पटस का मीन होता स्टूडेंट्स गति देना, मीन्स गैस की सप्लाई को ये गति देती है, कंट्री के हर पार्ट में पहुंचाती है। द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। स्टूडेंट्स नेचुरल गैस की जो सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ हैं वो है पावर और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र के बारे में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो ज़मीन की फर्टाइल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। और पावर आपको पता स्टूडेंट्स जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पे भी नेचुरल गैस का यूज होता है। यूज ऑफ compressed natural gas CNG for vehicles to replace liquid fuels is gaining wide popularity in the country। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में CNG ने मीन्स compressed natural gas ने लिक्विड फ्यूल को, पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर दिया है, मीन्स उसकी जगह ले ली है और ये हमारी कंट्री में काफ़ी पॉपुलैरिटी भी गेन कर रही है। क्या? compressed नेचुरल गैस। स्टूडेंट्स अभी हम अपने लास्ट एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं और वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन टुडेज वर्ल्ड दैट इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी का आज के वर्ल्ड में बहुत ही वाइड रेंज एप्लीकेशन है। वाइड रेंज एप्लीकेशन का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स बहुत ही बड़ा महत्व है इलेक्ट्रिसिटी का आज की दुनिया में। और इलेक्ट्रिसिटी का पर कैपिटा कंजप्शन
किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का इंडेक्स माना जाता है, मीन्स किसी भी कंट्री के विकास का सूचक या संकेत माना जाता है। पर कैपिटा कंजम्पशन होता स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रति व्यक्ति यूज़ कितना होता है। पर कैपिटा इनकम के बारे में आपने पढ़ रखा है कि है ना, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स एक व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी का कितना कंजप्शन करता है, तो वो है ना चीज़ कंट्री के डेवलपमेंट के इंडेक्स को शो करती है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वेज। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीके से पैदा होती है, बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स such as coal, petroleum and natural gas to drive turbines to produce thermal power। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीके से पैदा होती है, एक तो रनिंग वाटर के थ्रू और दूसरा जितने भी फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उनकी बर्निंग के थ्रू। स्टूडेंट्स रनिंग वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है? रिवर्स पे हम डैम बना देते हैं और उन डैम्स के ऊपर से जब पानी आता है तो वो हाइड्रो टर्बाइंस को रोटेट करते हैं और उन टर्बाइन के रोटेट होने से ही स्टूडेंट्स क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो वाटर का यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। और जो थर्मल पावर प्लांट है स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है जिसको थर्मल पावर बोलते हैं। और थर्मल पावर प्लांट्स में पैदा होती है और उसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यूज होता है। लेकिन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी चाहे वाटर का यूज़ करके पैदा की गई हो, चाहे आपके फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके पैदा की गई हो, इलेक्ट्रिसिटी एक बार बनने के बाद एक जैसी ही होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। स्टूडेंट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फास्ट फ्लोइंग वाटर से पैदा की जाती है, मीन्स तेज़ बहते हुए पानी से पैदा की जाती है। और वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है स्टूडेंट्स, इसको रिन्यू किया जा सकता है। रिवर के रास्ते में हम डैम बनाते हैं और उसी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट एट्सेट्रा, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। स्टूडेंट्स इंडिया में बहुत से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नंगल स्टूडेंट जो डैम है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बाउंड्री पे सतलुज रिवर पे बना है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन स्टूडेंट्स झारखंड में है, दामोदर रिवर पे। कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स असम में कोपिली रिवर पे बना है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। स्टूडेंट्स थर्मल इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स के यूज से जनरेट होती है और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। द थर्मल पावर स्टेशंस यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। स्टूडेंट्स ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल।